विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने की तैयारियां। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन की तिथि 21 से 28 जनवरी तक की गई निर्धारित। बीजेपी ने उत्तराखंड की 59 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया। देवभूमि उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। देहरादून में भूमाफियाओं ने ग्रामीणों की जमीन पर किया कब्जा। स्थानीय लोगों ने थाने में की मामले की शिकायत। और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने क्षेत्र में किया चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। बीजेपी से निष्कासित किए गए हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और ये पहले संशय बना हुआ था किस पार्टी में जाएंगे। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था कि वो बीजेपी से माफी मांगकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब बता दें आपको कि बीजेपी विधानसभा सीट की केदारनाथ सीट का टिकट फिलहाल खारिज छोड़े जाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा था। बीजेपी हाईकमान ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया गया था। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने साथ ही अपने परिवार के लिए विधानसभा के 3 टिकट मांग रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया और आखिरकार हरक सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस में आने के बाद उनकी मांगों को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हरक सिंह रावत ने जो है 3 टिकट अपने परिवार के लिए मांगे थे। जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिए तो इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और इसके बाद उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। और बता दें, कांग्रेस के वॉर रूम में हरक सिंह की वापसी ज्वाइन करवाया गया। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट दिए जाने की बात है। हरक सिंह रावत ने अपने परिवार के लिए 3 टिकट मांगे थे। हरक सिंह रावत ने फिलहाल पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनकी जो पुत्रवधू है अनुकृति, उन्हें भी कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है, उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। वॉर रूम में हुई है हरक सिंह की ज्वाइनिंग। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार से। कृष्णा, उत्तराखंड की राजनीति की एक बड़ी खबर ये आई है कि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सारी खबर के बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल पूजा, देखिए विभाग का प्रस्ताव है और भाजपा ने हरक सिंह रावत को नवभार का रास्ता पार्टी को सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था, तो वही 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत आज या कल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आज आखिरकार उन्होंने अब से कुछ देर पहले कांग्रेस जो है वो दिल्ली में ज्वाइन कर ली। हरीश रावत ने उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाई है और उसके बाद उन्होंने अपनी बहू के साथ जो है अनुकृति गुसाई के साथ हरक सिंह रावत ने आज कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस का दामन उन्होंने दिल्ली में थामा है। क्योंकि लगातार देखिए हरक सिंह रावत जो है लगातार विवादों में रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा से जो है 3 टिकट की वो मांग कर रहे थे। अपनी पुत्रवधू के लिए भी वो लहजगांव से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चलती है। इसी क्रम में अगर हम कल की बात करें तो कल भी एक प्रत्याशी की जो है वो चक्राता से टिकट काटी गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को पिछली बार भी प्रत्याशी बना के भाजपा ने मैदान में उतारा था, लेकिन कल उनको भी पार्टी से टिकट ना देकर बाहर का रास्ता दिखाने की बीजेपी ने कोशिश करी है। जो संदेश से एक टिकट एक परिवार से मिलेगी उसको बनाने को, उसमें कायम रखने की बीजेपी ने कोशिश करी है। तो हरक सिंह रावत ने आज जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके सुबह तक प्रयास लगाए जा रही थी, कहीं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के भी कल जो है शाम को संपर्क में आए थे। इसके बाद सूत्रों से पता चल रहा था कि हरक सिंह रावत दोबारा भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कोटद्वार और केदारनाथ सीट पर जो प्रत्याशी है अभी तक भाजपा ने जारी नहीं किया है और जिस वजह से अटकलें लगाई जा रही थी भाजपा में भी
वापसी आ सकते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो देखने वाली बड़ी बात होगी कि कांग्रेस किस सीट से हरक सिंह रावत को चुनाव के मैदान में उतारती है और किस सीट से उनकी पुत्र वधू अनुप्रीति गुसाई को उतारेगी। पूजा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि हरक सिंह रावत ने अपने परिवार के लिए 3 टिकट मांगे थे, तीसरा टिकट किसके लिए उन्होंने मांगा है? क्या उनको कांग्रेस में तीसरा टिकट भी मिलेगा? उनकी पुत्र वधू जो है उनके लिए टिकट दिया जाएगा? किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें, जिस तरीके से रविवार को उनको बर्खास्त किया गया था सरकार से और पार्टी से, तो उसके बाद सोमवार को उसके लिए काफी तेज लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत के साथ कई बीजेपी के विधायक भी हैं जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी भी विधायक ने जो है हरक सिंह रावत का साथ लिया, जिस वजह से आज उन्होंने अपने पुत्र वधू के साथ जो है ज्वाइन करी है। 3 पार्टी की वो मांग कर रहे थे। हरक सिंह रावत जो है खुद जो है 2 विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे। एक वो कोटद्वार सीट को छोड़कर केदारनाथ विधानसभा में उनके जो एंट्री हुई थी, उससे कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी थी, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, जिन्होंने 5 साल रहकर ग्राउंड पर मेहनत करी अपनी पकड़ बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं में जुटने के लिए, तो उसके अलावा उनको काटकर हरक सिंह रावत को टिकट दिया जाना, तो पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज थे, जिस वजह से पार्टी ने ये फैसला लिया है। तो अब कांग्रेस के ऊपर बात है कि हरक सिंह रावत को किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाएगी और उनके पुत्र वधू जो इस तरीके से लाइज डाउन में काफी काम भी कर चुकी है, चुनाव प्रचार भी उन्होंने काफी किया था भाजपा के लिए भी अपनी पकड़ बनाने के लिए क्षेत्र में, क्योंकि तमाम सामाजिक कार्यों में भी वो हमको लगातार 1.5 से 2 सालों में दिख गई लॉकडाउन में। तो उत्तराखंड में एक तरीके से राजनीति की एक बड़ी खबर आई है और कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा। शाम 6 बजे तक का समय जो है उसका अनुमान जताया जा रहा है कि आज शाम कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का जो है वो चयन कर उनकी घोषणा कर सकती है। पूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इससे कितना परिवर्तन आएगा, क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और कांग्रेस के खेमे में वो शामिल हुए हरक सिंह रावत और उनका परिवार, तो कितना फायदा वो कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बात अगर हम हरक सिंह रावत की करें तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उनके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो हरक सिंह रावत से लगातार रोकी हुई है। क्योंकि 2016 की हम बात करें तो हरक सिंह रावत 9 विधायक समय जो है वो भाजपा में शामिल हुए थे, तो इस विधानसभा चुनाव में भी वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। बात अगर हम 2011 की करें तो उन्होंने अपने इशारों का टिकट जो है वो पार्टी के नेताओं को बांटे थे, अपने तमाम नजदीकी कार्यकर्ताओं को। हम देख सकते हैं कि 2011 में उन्होंने टिकट उनको बंटवाए थे। लेकिन अब बात 2017 की आ जाती है, तब भी उनकी काफी जो है वो पहुंच हरक सिंह रावत की थी, मन चाहो को टिकट मिला है जो भाजपा में शामिल हुआ था। बात आ जाती है 2022 से, तो हरक सिंह रावत एक तरीके से रोड पर आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, ना वो कांग्रेस से रहते हैं ना भाजपा से रहते हैं, क्योंकि उनकी मनमानी जो मांग थी वो भाजपा ने नहीं मानी है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भी इतने दिन जो वेट करवाया है, उनको कहीं ना कहीं से एक तरीके से कुछ ना कुछ उनकी बात हुई हो कि शायद वो एक ही टिकट कांग्रेस उनको दे, वैसे प्रयास लगाए जा रहे हैं। शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अपने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो पहले ही जारी कर चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक नहीं करी है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी, तब देखा जाएगा कि आमने सामने की टक्कर में कौन किसको बाजी मारेगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक तरीके से समीकरण रहा है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। अभी इसको दोहराने के लिए बीजेपी जो है वो ऑलरेडी मैदान में जुटी हुई है और 60+ का एक तरीके से दावा कर रही है। तो कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है, इस बीच आम आदमी पार्टी भी खाता खोलने की तैयारी है। तो 14 फरवरी का दिन वो बताएगा पूरे जनता मतदान करके किसको अपना नया मुख्य चुनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अपने परिवार के लिए भी उन्होंने मांग की थी टिकट की, लेकिन अब जब टिकट जारी किए जाएंगे तब देखना होगा कि हरक सिंह रावत की कितनी मांगे पूरी की गई हैं और उनको कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रारंभ हो चुके हैं। उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि नामांकन की तिथि 21 से 28 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ नाम वापसी की तिथि 31 जनवरी को निर्धारित की गई है। इसी के चलते सितारगंज गल्ला मंडी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही पुलिस बल को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वहीं उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन भी किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
बीजेपी ने उत्तराखंड की 59 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के टिकटों की घोषणा के बाद दिल्ली से हरिद्वार अपने गृह क्षेत्र मदन कौशिक पहुंचे। मदन कौशिक के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। अपनी विधानसभा जीतने के साथ साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सभी 70 विधानसभाओं पर पार्टी को मजबूत करना होगा। मदन कौशिक ने भी कहा कि पार्टी 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। 2 से 3 दिन में बाकी 11 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में एक तरफ सरकार दावे करती रही है माफियाओं का राज खत्म हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं का गुंडा राज दिन भर बढ़ता चला जा रहा है। जी हां, बात करें राजधानी देहरादून की, जहां जोगीवाला में लगभग 12.5 बीघा जमीन पर रमेश बत्ता और अन्य लोगों ने मिलकर गैर कानूनी कब्जे करे हुए हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित पवन चोपड़ा का कहना है कि लंबे समय से पुलिस प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। आरोपियों पर मुकदमा तक दर्ज किया जा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके लिए पीड़ित आए दिन थाने के चक्कर काटते हैं। लेकिन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन की तरफ से इन माफियाओं पर कब कार्रवाई की जाएगी, जिससे गुंडा राज खत्म हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है। मेरे साथ बात चल रहा है सर, रमेश बत्ता देहरादून का बहुत बड़ा भू माफिया है। ये कोई भी ज़मीन इनके यहाँ सही तरीके से नहीं, इनके पास नंबर 1। ये जितने भी हैं पावर अटॉर्नी और मतलब गलत तरीके से जब लोग मर जाते हैं तो उसकी गलत पावर अटॉर्नी अपने नाम करा के अपने नाम करा रहा है। मेरी मम्मी की डेथ हुई, वो भी इसने पावर अटॉर्नी गलत बनाई है, जिसके सिग्नेचर FSL की रिपोर्ट आई उसमें भी गलत है। जब रिपोर्ट लगने लगती है तो इंस्पेक्टर को चेंज करा देता है। ये कहता है मेरा बड़े उच्च अधिकारियों से मेरी वो उठक बैठक है, मैं कोई मतलब कि मुझे किसी से किधर डर नहीं है। और ये लेन देन ऊपर से रखता है, क्या करता है ये मुझे नहीं मालूम। ये किसी का काम ही नहीं होता। इसने नंजनपुर भी हेरा फेरी करी है ज़मीनों में, मेवाला में करी है, अब मेरे साथ कर रहा है। तो हमारे और भी ज़मीनें जो इसने करा है, और ये पंचायत की जो ज़मीनें 10 बीघे वहाँ की थी वो भी इसने अपने इसमें कर रखी है। लगभग 2 करोड़ पर बीघा उस पर अवैध कब्जा है, उस पर जाली सिग्नेचर है, उस पर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1, CBCID नंबर 2, FSL की जांच भी हुई है। FSL की जांच की रिपोर्ट में जो सिग्नेचर किए गए हैं वो सारे के सारे जाली हैं। एवं कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, तब भी CBCID ने एक भी बार इस सारे केस को फॉरवर्ड ही नहीं किया है, अग्रेसिव ही नहीं किया है। ये इतना हैरान करने वाला मामला है। कम से कम 3-3.5 साल से हर एक विभाग को जो विक्टिम है, जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, मिस्टर पवन चोपड़ा, वो एक बुजुर्ग आदमी है, बीमार भी रहते हैं, हर एक जगह उन्होंने दरवाजा कर। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से एक क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए अवैध गतिविधियों और नशे की रोकथाम के लिए क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान के तहत एक नशा तस्कर को 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। और हमारे साथ सुभाष बटोनी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुभाष, इस पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि पूरे जिले में या पूरे उत्तराखंड में चूंकि ये चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए लगातार जो फ्लाइंग स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, आबकारी की टीम है, वो लगातार ही छापामारी कर रही है। तो उसी के चलते में आज 7 पेटी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसके चलते कि उसको जेल भेजने की तैयारी अभी जोरों शोरों पे है। और लगातार पुलिस की जो टीम है वो लगातार इस प्रयास में लगी है
कि कहीं भी चुनाव में किसी भी इस तरीके की अवैध शराब नहीं बेची जाए। जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस आरोपी से पता चल पाया कि शराब कहाँ पहुंचाई जा रही थी, किसके कहने पे पहुंचाई जा रही थी, या ये तस्करी करते हैं, अवैध रूप से बेचते हैं? क्या जानकारी अब तक इससे मिल पाई है? जी, अगर देखने की बात की जाए और अगर सुनने की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये शराब जो है ग्रामीण इलाकों में बांटी जानी थी, ताकि जो ग्रामीण वोटर हैं उनको किसी भी ना किसी तरह से मोटिवेट किया जाए और उन तरीके से उनसे जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें वोटें डलवाई जाए। तो इसके चलते ही जो फ्लाइंग स्क्वाड है, पुलिस की टीम है, आबकारी विभाग की टीम है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। तो लोग लगातार उन्होंने अपने जो संपर्क सूत्र हैं उनके माध्यम से इन लोगों को पकड़ा है और उनका अभी स्पष्ट कहना यह है कि मैं खुद ही शराब बेचता हूं और गाँव में इस तरीके की शराब का मैं वहन करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष इस जानकारी के लिए। तो बता दें कि चुनावी माहौल है, ऐसे में शराब का पकड़ा जाना अपने आप में संदेहास्पद है और पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी ने कहा है कि वो अवैध तस्करी करता है, अवैध रूप से बेचता है, लेकिन चुनावों की वजह से जो है ये देखा जा रहा है कि कहीं पर भी शराब या पैसे का इस्तेमाल चुनावों में ना हो, इसलिए पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि सभी प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद बागेश्वर विधानसभा से बीजेपी ने चंदन राम दास को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। चंदन राम दास अब तक लगातार बागेश्वर से 3 बार जीत चुके हैं। चंदन राम दास ने बागेश्वर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने जिला सभागार में जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मंडल आयुक्त ने निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्वाचन के सफल संपादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्यक्रम कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत करवाया जाए, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि मतदान स्थलों पर शौचालय, पेयजल, विद्युत की समुचित व्यवस्था हो ताकि मतदाताओं को मतदान स्थल पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आज जनपद उत्तरकाशी में जो आगामी निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2022 है उसकी तैयारियों के संबंध में मैंने और डीआईजी गढ़वाल साहब ने आज सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, जिसमें सभी जनपद स्तर के अधिकारी सम्मिलित रहे, नोडल अधिकारी विभिन्न विभागों के वो रहे और आरओ एआरओ जो विधानसभा निर्वाचन के हैं वो सभी रहे। मुख्यतः तैयारियों का यही था कि आगामी निर्वाचन कुशल संपन्न हो, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाया जाए। जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए, इसके अतिरिक्त आप सब अवगत ही हैं इस समय एक कोविड की स्थिति भी, इससे हम लोग बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से एक बार से मौजूदा विधायक सुरेश राठौर पर भरोसा जताया है। बता दें कि सुरेश राठौर को ज्वालापुर विधानसभा से टिकट दिया गया है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पौड़ी को प्रत्याशी चुना गया है। इसके बाद समर्थकों ने पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से खुशी मनाते हुए पौड़ी शहर का दौरा किया। राजकुमार पौड़ी ने कहा कि
पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वो लंबे समय से पौड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी की ओर से उन पर विश्वास जताया गया है और उन्हें इस विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में बीजेपी ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पर फिर से चौथी बार अपना दांव खेला है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को ऋषिकेश से टिकट दिया गया है। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने टिकट मिलने पर बीजेपी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में सर्वोच्च पंचायत के चुनाव के लिए राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आगामी 14 फरवरी को होने वाले राज्य विधानसभा 2022 के चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में विकास नगर प्रत्याशी के लिए वर्तमान विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर टिकट उनको दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में मुन्ना चौहान का नाम सूची में आते ही सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से 4 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर पुलिस ने पैनी नजर रखी है। आपको बता दें, काशीपुर पुलिस ने ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त चुनावों में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते पूरी लिस्ट तैयार की है। लिस्ट के अनुसार सभी थाने और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नोटिस भी जारी किए गए हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चुनाव की दृष्टि से गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिससे चुनावी माहौल खराब ना हो जाए, साथ ही चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। हम लोगों ने इस तरह के जो भी लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 CRPC और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी SO SHO को निर्देशित किया गया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे कड़ी निगरानी करके उनका पूरा आपराधिक जो है रिकॉर्ड निकाल के उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए लाल कुआं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने पुलिस चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। बता दें, प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद लाल कुआं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसके तहत पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर इस दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस प्रशासन ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले और 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों का चालन किया है। दरअसल चुनाव में आचार संहिता लगते ही चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से शराब और पैसे के साथ ही अन्य चीजों को इधर से उधर ले जाने का क्रम शुरू हो जाता है, जिसे देखते हुए लाल कुआं पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। इलेक्शन के समय आचार संहिता के अनुपालन हेतु तथा फ्री इलेक्शन के समय आचार संहिता के अनुपालन हेतु तथा फ्री इलेक्शन हो सके, इसके संबंध में अभी सुभाष नगर बैरियर पे चेकिंग हो रही है। इसमें पुलिस और अपना पैरामिलिट्री साथ में है, साथ साथ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है ये भी यहाँ पे है, तो इनके साथ में चेकिंग। और रुक करते अगली खबर की तरफ। लाल कुआं में ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ देखते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने नगर पंचायत लाल कुआं की अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा को सख्त निर्देश दिए। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने अधिशासित अधिकारी से कहा कि
नगर में सभी स्थानों पर अलाव जलाए जाएं, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नगर पंचायत पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम मनीष कुमार के निर्देश पर नगर पंचायत ने तेजी दिखाते हुए नगर पंचायत ने नगर के कुछ स्थानों पर अलाव जलाए हैं। आपको बता दें, अब उप जिला अधिकारी ने नगर पंचायत को क्षेत्र में कुछ चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाने के आदेश दिए। इसके बाद नगर पंचायत ने एक्शन लेते हुए नगर में चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था की, जिससे स्थानीय लोगों को ठंड से कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नगर में भी अलाव नहीं जल पाया तो उसके तरफ से नगर पंचायत पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सितारगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान करेंसी नोट का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बता दें, सितारगंज थाने के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत वार्ड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। दरअसल विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करेंसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि आरोपी के पास से नकदी को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मिला है और न ही कोई प्रमाण मिले हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, व्यक्ति को जेल भेजा है और पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा सरकरा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को सीज कर रहा है। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन शिक्षक है। सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सितारगंज में 69 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान भी हो रहा है। इसके तहत प्रशासन ने कोरोना SOP का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान किया। बढ़ती कोरोना की तीसरी लहर के बीच नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने बिना मास्क के आने वाले लोगों पर चालान किया। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस ने शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने का अभियान चलाया। वहीं पुलिस ने बस स्टैंड पर बिना मास्क के बैठी सवारियों और परिचालकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। पुलिस की सख्ती के बाद बाजारों में आनन फानन में लोग मास्क खरीदते नजर आए। वहीं SI संजय बोरा ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। और फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद भी सुदर्शन न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।